22 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार अब कानून के कटघरे में है। जी हां, कड़ी सुरक्षा के बीच गोविंदन रंगनाथन को छिंदवाड़ा की परासिया कोर्ट में पेश किया गया और अब 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां अब सुनवाई नहीं इंसाफ की उम्मीद है। पुलिस ने रंगनाथन की 10 दिन की रिमांड मांगी और जो पुलिस को मिल भी गई और कोर्ट ने इसे मंजूर कर दिया। अब अगले 10 दिन तक पूछताछ, खुलासे, नए नामों की तलाश के दिन हैं। पेशी कोर्ट परिसर के अंदर हुई। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे जैसे किसी हाई प्रोफाइल आतंकी को लाया गया हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना कि यहां हथियार नहीं, दवा के नाम पर जहर बांटा गया। तो अब क्या अगले कुछ दिन इस केस का रुख तय करेंगे? क्या रंगनाथन की जुबान खोलेगी उस चेन की परतें जो तमिलनाडु से मध्य प्रदेश तक फैली हुई हैं? छिंदवाड़ा सिरप कांड कोई हादसा नहीं, एक लापरवाही थी जिसने 22 मासूमों की जिंदगी छीन ली। और मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी अब उसी जहर के सौदागर को पकड़ लाई है। मामले में आरोपी चेन्नई स्थित फार्मा कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक गोविंदन रंगनाथन, जिसे एमपी एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार किया। फ्लाइट से उसे नागपुर एयरपोर्ट लाया गया और वहां से कड़ी पुलिस सुरक्षा में कार से छिंदवाड़ा लाया गया। रंगनाथन को छिंदवाड़ा जिले की परासिया कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। 5 सितंबर को परासिया थाने में रंगनाथन की कंपनी और स्थानीय डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि सिरप में उपयोग किए गए केमिकल मानकों के अनुरूप नहीं थे और नतीजा 22 मासूम बच्चों की मौत। और अब इस मामले में एक अभूतपूर्व मोड़ आया है। परासिया अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि छिंदवाड़ा जिले का कोई भी वकील रंगनाथन की पैरवी नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अगर बाहर से भी कोई वकील आता है तो उसका भी विरोध किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा, हम इंसाफ के साथ हैं। मासूमों की मौत का जिम्मेदार कोई सहानुभूति का हकदार नहीं है। अधिवक्ता संघ परासियन जो है एक निर्णय लिया है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है यहाँ पर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उसकी कोई जमानत के लिए कोई भी हमारा वकील साथी यहाँ पे खड़ा नहीं होगा। हम उनमें मरने वाले बच्चों के परिवार के साथ खड़े हैं और हमारा पूरा आज ये प्रयास रहेगा कि हमारे अधिवक्ता संघ परासिया का कोई भी वकील और बाहर से भी अगर कोई वकील उसमें पैरवी करने के लिए आता है तो हम उसको भी आज रोकेंगे। ये हमारा आज का निर्णय है। अब एसआईटी की जांच रंगनाथन की गिरफ्तारी के बाद और तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई नए नाम सामने आ सकते हैं। 22 मासूमों की मौत का यह मामला अब सिर्फ मेडिकल लापरवाही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या रंगनाथन अकेला दोषी है या इस जहरीले जंजीर में और भी नए नाम जुड़ेंगे। जांच जारी है और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तो रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के साथ ही साथ 10 दिन की रिमांड पर भी कोर्ट ने उसे भेज दिया है। कोर्ट में भेजने के बाद अब देखिए, कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर तो भेजा है, लेकिन एसआईटी क्या खुलासे करती है जिसे लेकर अब जांच में सामने आएगा। परासिया अधिवक्ता संघ ने आरोपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया, जहां आरोपी की पैरवी का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। डॉक्टर, अफसर और सप्लायर्स जांच की जद में कई नाम आ गए हैं और ऐसे में अब सिरप की साजिश के बाद लगातार जांच तेज हो गई है। एसआईटी की आने वाली रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, जहां एसआईटी की गिरफ्त में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक गोविंद रंगनाथन है। 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। चेन्नई से लेकर नागपुर फ्लाइट और फिर कड़ी सुरक्षा में छिंदवाड़ा तक आरोपी को पहुंचाया गया। भारी पुलिस सुरक्षा में कोर्ट में पेशी हुई और इस बीच जनता की भी मौजूदगी रही। इसे लेकर परासिया अधिवक्ता संघ ने भी आरोपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोपी की पैरवी का हर स्तर पर विरोध करने का ऐलान अधिवक्ताओं ने किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर, अफसर और सप्लायर आखिर जांच की जद में कितने नाम और कौन से नाम आ सकते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। एसआईटी की आने वाली रिपोर्ट में और भी आने
वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं। छिंदवाड़ा के परासिया में सामने आए कफ सिरप कांड में 22 मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। एक सिरप ने बच्चों की सांसें छीन ली और उनकी सबकी निगाहें अब सब गोविंद रंगनाथन नामक एक व्यक्ति पर टिकी हुई हैं। व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट लाया गया, कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा। पर क्या सिर्फ यही एक नाम है या फिर एक बड़ा नेटवर्क है जो जहर की दवा बताकर इसे बेच रहा था? आज हम सवाल पूछेंगे कि कौन है रंगनाथन, कैसे बना एक फार्मेसी ग्रेजुएट, मासूमों की मौत का आखिर वह जिम्मेदार कैसे हुआ, क्या उसकी कंपनी सालों से बिना किसी रोक टोक इस तरह जहर बनाकर बेच रही थी, क्या सरकारी सिस्टम भी इसमें मिलीभगत हो सकती है और क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी से 22 परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा? इस पैकेज में हम लाए हैं आपके लिए गोविंद रंगनाथन की पृष्ठभूमि, उसका आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड, गिरफ्तार होने तक की पूरी कहानी और वो जहरीली चेन जो अब पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। तो देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गोविंद रंगनाथन 70 के दशक के आसपास चेन्नई में स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से फार्मेसी में शिक्षा ली थी। 1980 के दशक में उन्होंने प्रोनित नामक एक पोषण संबंधी सिरप को लोकप्रिय बनाया था। समय के साथ उन्होंने व्यापार को फैलाया, दवाओं और फार्मास्यूटिकल लाइनों में विस्तार किया। 1980 के दशक से फार्मा इंडस्ट्री में सक्रिय, पहले भी विवादों में रहा। प्रोनित टॉनिक अवैध घोषित, बिना लाइसेंस बेची जा रही थी दवाएं। कांचीपुरम की 2000 स्क्वायर फीट फैक्ट्री में जंग लगी मशीनें और गंदगी का आलम। रंगनाथन की गिरफ्तारी चेन्नई से फ्लाइट से लाकर एमपी एसआईटी ने पकड़ा। नागपुर एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में रंगनाथन को छिंदवाड़ा लाया गया। एसआईटी रिमांड पर रंगनाथन से पूछताछ, सप्लाई चेन का पता लगाया जा रहा। जांच में तमिलनाडु के ड्रग अफसरों की भूमिका पर भी सवाल। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस सस्पेंड, कंपनी बंद करने की प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश में रंगनाथन के लोकल सपोर्ट सिस्टम की जांच जारी। एसआईटी को उम्मीद, रंगनाथन की निशानदेही पर कई और गिरफ्तारी संभव। रंगनाथन पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायन मिलाए जो गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं। लैब रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि सिरप के बचे हिस्सों में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG पाया गया था, जो एक खतरनाक प्रतिशत है। इसके बाद तमिलनाडु सरकारी दवाइयों के निरीक्षकों की भी जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी भूमिका की जांच शुरू हो गई है। कंपनी की फैक्ट्री की स्थिति भी खतरनाक पाई गई। जंग लगी मशीनें, गंदे वातावरण और गुणवत्ता नियंत्रण की कमी। मध्य प्रदेश की एसआईटी ने चेन्नई में देर रात रंगनाथन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए जाने से पहले उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके बाद ये योजना बनाई गई कि वे ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लाया जाए। बीच में तमिलनाडु के 2 वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और संबद्ध दवाइयों की बिक्री को प्रतिबंध किया है। गोविंदन रंगनाथन की गिरफ्तारी इस जहरीले सिरप कांड का पहला कदम है, लेकिन जांच अभी शुरू ही हुई है। एसआईटी अब ये पता लगाने की दिशा में है, इसके अन्य साथी कौन है, इस सप्लाई चेन को किसने सक्रिय किया और सिस्टम के भीतर कितने लोग इसमें शामिल थे। क्या इस गिरफ्तारी से 22 मासूम परिवारों को न्याय मिलेगा? हम बने रहेंगे इस कहानी के हर अपडेट के साथ और सोचेंगे क्या सच उजागर होगा। और रंगनाथन की गिरफ्तारी के साथ ही कई एंगल पर भी जांच चल रही है और कई जो आयाम हैं वो जांच में निकलकर सामने आए हैं। जहां छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में BSTV की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। हत्यारों ने मासूम को जहर देकर मौत तो दे डाली
और अब अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बच्चों की उम्र में भी हेराफेरी सामने आई है। जहां BSTV के पास वो सभी सबूत हैं जो मासूमों के कातिलों को बेनकाब कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किलर कफ सिरप से मासूमों की मौत होने का सिलसिला जारी है। BSTV ने जब कुछ मामलों की जमीनी पड़ताल की तो मौत के इन सौदागरों के गुनाह को छुपाने वाले कारनामे भी सामने आए। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भारत सरकार के जिस गजट नोटिफिकेशन को देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है क्लोरफिनारामाइन, मैलेट, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक है। इस ड्रग को बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। ये जानने के बाद भी छिंदवाड़ा के हैवान डॉक्टर इन मासूमों को यही किलर कफ सिरप दे रहे थे। डॉक्टर तो दवाई लिख ही रहा है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर की भी जवाबदारी है कि उसमें मुख्य रूप से जो नोटिफिकेशन यही लिखा गया है कि दवाई पे लेबलिंग लगाना है पैकेजिंग के साथ में कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवाई नहीं देनी है करके। तो इसमें जो पैकेजिंग में जो है लेबलिंग में शायद वो नहीं लिखा गया है। वहीं इस मामले में BSTV की पड़ताल जब आगे बढ़ी तो कई गुनाहों से पर्दा उठा। हमारे हाथ वो सबूत लगे जिससे खुलासा हुआ कि किस तरह अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इलाज के पर्चों पर बच्चों की उम्र के साथ हेराफेरी की गई। सबूत नंबर 1, अदनान की उम्र को बदला गया। आप अपनी स्क्रीन पर BSTV के पास मौजूदा अदनान के इलाज के उस पर्चे को देख रहे हैं जिस पर उसकी उम्र को ओवरराइट किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी के इस प्रिस्क्रिप्शन में अदनान की उम्र 15 साल बताई गई है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में अदनान की उम्र महज 5 साल बताई गई। सबूत नंबर 2, दिव्यांशु की उम्र को बदला गया। ये प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर प्रवीण सोनी का ही है। इसमें भी दिव्यांशु की उम्र में ओवरराइट कर बदलाव किया गया। BSTV के पास मौजूदा सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक दिव्यांशु की उम्र 3 साल है। दोनों ही प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर प्रवीण सोनी ने जानलेवा कोल्ड कफ सिरप लिखा। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले बच्चों को मौत दी गई और इसके बाद किस तरह से अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश की। आखिरकार किससे बचाने की कोशिश की जा रही है? इस कांड पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने एक साथ सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी इन नेताओं पर पलटवार किया। सिस्टम की फेल्यूर के कारण है जिम्मेदारी सरकार लेना नहीं चाहती है, कर्ज पे ला दी। पहले ही वो परिवार अपने बच्चों की मौतों से सदमे में है, जीवन भर तमाम उम्र रहेगा। देखिए अब सरकार ने कहा है कि हम उनका पूरा इलाज कराएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जिनकी मौतें हो गई है वो परिवार भी तो कर्जे में डूबे। उनके बिल बुलवा के चीफ मेडिकल ऑफिसर से डिस्ट्रिक्ट के आप तत्काल उनके बिल के पूरा भुगतान होना चाहिए। सरकार चुप क्यों बैठी है? इस पे तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए। मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार अभी भी उनको न्याय नहीं देना। कल उप मुख्यमंत्री गए, कई परिवार के सदस्यों ने कहा कि सिर्फ बैठने आए, लेकिन उन्होंने कोई हमसे बात नहीं करी। तो क्या सिर्फ आप मगरमच्छ के आंसू लेके गए थे आप? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारे बच्चों के साथ घटना घटित हुई उसमें प्रमाणित हो गया है कि पूरी तरह से तमिलनाडु सरकार की लापरवाही थी और तमिलनाडु में कांग्रेस के इंडी गठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने SIT गठित करी और आरोपी कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया, लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा ना कार्रवाई की गई, ना जाँच में सहयोग किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में भी जिम्मेदार डॉक्टर के ऊपर, ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्टी जब राजनीति करती है तो उन्हें बताना चाहिए कि तमिलनाडु सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी कब सवाल उठाएगी। हे भगवान, पहले घर की किलकारियों को जहर देकर मार डाला और अब अपने गुनाहों को छुपाने की हर एक कोशिश की जा रही है। इन कातिलों को सजा क्या मिलेगी ये कानून के दायरे में तय होगा, लेकिन एक सवाल सबके सामने है कि जानबूझकर मासूमों की जिंदगी में मौत लिखने वालों को कब तक सजा मिलेगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। छिंदवाड़ा के मामले में जब कुछ आंखें आरोपियों को ढूंढ रही थीं, तो वो लोग भी उस पर्दे के पीछे छुपे हुए थे जो कि कमीशन खोरी का खेल खेला करते थे। जी हाँ, कमीशन खोरी क्यों और किस लिए? क्योंकि अगर कम रेट पर दवा बनेगी तो ज़्यादा रेट पर उसे बेचा जा सकता है और जो मुनाफा होगा वह और मोटा मुनाफा बन जाता है।
जहां छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड पर बीएसटीवी कमीशन के खेल का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। किस तरह से कमीशन के खेल में कई मासूमों की जान चली गई, कमीशन की चेन डॉक्टर से लेकर दवा कंपनियों तक कैसे जुड़ी, कमीशन के खुलासे पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कमीशन के चलते गई कई मासूमों की जान। प्रोपेगेंडा दवा पर चल रहा कमीशन का खेल। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में बीएसटीवी ने पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। डॉक्टर कमीशन के खेल की वजह प्रोपेगेंडा दवा मरीजों को लिख रहे। हर स्तर पर कमीशन का खेल चल रहा है। मेडिकल इंडस्ट्री में 3 तरह की दवा ब्रांडेड, जेनरिक और पीजी होती है। ब्रांडेड जेनरिक दवा को छोड़ दिया जाए तो पीजी यानी प्रोपेगेंडा कंपनियों की दवाइयों में सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है। प्रोपेगेंडा दवाओं में मिलता है 90% कमीशन। डॉक्टरों का फिक्स है 60 से 70% कमीशन। सीधे कंपनियों से रहती है डॉक्टरों की सेटिंग। सिस्टम के हर स्तर पर मिलता है कमीशन। पड़ताल में इस बात का भी खुलासा हुआ कि जेनरिक दवाएं जन औषधि केंद्रों पर मिलती हैं, इसीलिए डॉक्टर इन दवाओं से बचते हैं। और रही बात ब्रांडेड दवा की, तो उसे नाम मात्र का कमीशन रहता है। ऐसे में डॉक्टर अधिकांश पीजी दवा ही लिखते हैं। पीजी कंपनियां ब्रांडेड कंपनियों के समान सॉल्ट पर आधारित दवा का निर्माण कर बाजार में दवा लाती हैं। वे सीधे डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालक से कमीशन तय करके मेडिकल स्टोर पर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। एक तो रहता है ब्रांडेड मेडिसिन और एक रहता है जेनरिक मेडिसिन और एक रहता है पीजी मेडिसिन। ब्रांडेड जो रहती है तो मल्टीनेशनल कंपनी रहती है, जो कि एक अप्रूवल रहता है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए बिल्कुल अप्रूवल रहता है। और जो ये जेनरिक मेडिसिन रहता है, इसका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, ना क्यूसी में जाँच होता है, ना क्यूएम जाँच होता है, ना इसका रिसर्च सेंटर में कोई अप्रूवल रहता है। और जो छिंदवाड़ा में जो मेडिसिन पाई गई है तो बिल्कुल एक लोवेस्ट और 3rd क्लास मेडिसिन थी, जिसको हम कहते हैं जेनरिक मेडिसिन। दवा कंपनी को लैब से मिलती है ओके की रिपोर्ट। ड्रग प्रशासन भी नहीं करता दवा की जांच। कमीशन के चलते मार्केट में बिक रही पीजी दवा सिस्टम के संरक्षण की वजह से नहीं हो रही जांच। नीचे से लेकर ऊपर तक मिल रहा मोटा कमीशन। वैसे तो दवाओं की जांच के लिए ड्रग प्रशासन के पास रैंडम सैंपल लेने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मोटे कमीशन की वजह से मार्केट में धड़ल्ले से ज्यादा कमीशन वाली दवाएं बिक रही है? ड्रग प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है और इनकी लापरवाही का खुलासा भी मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन ने किया। भोपाल के अलावा पूरे प्रदेश के एक जिले में जहां हमें संभावना है ऐसा माल हो सकता है, हर उस जगह पे सर्च की जा रही है। और अभी तक जिले के 8 जिलों से हम जब्त माल कर चुके हैं। इस केस में एक गलती जरूर बहुत बड़ी हुई है कि जैसे ही 2 बच्चों की डेथ हुई थी, उसी समय अगर तुरंत वहाँ के डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया होता, उन दवाओं को तुरंत चेक किया होता और तुरंत अगर ये इसका रिजल्ट आया था कि ये इसमें 400 गुना मात्रा में ज्यादा आईडीटी, तो बाकी बच्चों की जो है मृत्यु नहीं होती। सिस्टम में शामिल जिम्मेदारों ने कमीशन लेकर अपनी झोलियां तो भर ली, लेकिन उन परिजनों का कसूर क्या जिनके घर की किलकारियों को छीन लिया गया? भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर मासूमों के हत्यारे बन गए। सरकारी सिस्टम भी खूब है, लोगों की जान पर कमीशन का खेल भारी पड़ रहा है और शासन प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड को लेकर एक तरफ जांच तेज हो गई है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य और दवाओं पर नियंत्रण करने वाला विभाग भी लग रहा है कि कुंभकर्णी नींद से जागा है। जहां मध्य प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता और जनता की सुरक्षा को लेकर फार्मेसी काउंसिल ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में अब मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट की अनिवार्य उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। जी हां, नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल सजा होगी बल्कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य। बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की सजा। फार्मेसी काउंसिल ने जारी किया नोटिस। बिना फार्मासिस्ट की दवा बिक्री पर रोक। मेडिकल स्टोर को निर्देश, बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा ना दे। गैर पंजीकृत व्यक्ति को दवा के वितरण बिक्री पर भी अनुमति नहीं। कमी मिली तो लाइसेंस होगा निरस्त। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में अब कोई भी मेडिकल स्टोर बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के नहीं चल पाएगा। फार्मेसी काउंसिल ने यह नया नोटिस जारी करते हुए सख्ती के निर्देश दिए हैं।
नोटिस में साफ किया गया है कि दवा बेचना केवल फार्मासिस्ट का कार्य है। यदि कोई गैर पंजीकृत व्यक्ति दवाएं बेचते हुए पाया गया तो उसे 3 महीने तक की सजा हो सकती है। नहीं, जो आप ये बता रहे हैं फैसला ये 2023 का ही इम्प्लीमेंट हुआ था। हमने 2023 में केंद्र सरकार ने इसको लागू किया था, लेकिन हमें सूचना कल मिली है कि सरकार ने जो यहाँ के फार्मेसी पीसीआई के जो चेयरमैन हैं तो उन्हें आज कल इम्प्लीमेंट किया है। और बहुत अच्छा नियम है कि फार्मासिस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फार्मेसी एक्ट कहता है 1940 जो फार्मेसी एक्ट है तो यही कहता है कि जो दवाई दे तो फार्मेसी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंतर्गत ही देना चाहिए। बहुत अच्छा नियम है। आदेश लागू होने के बाद मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि ये फैसला काफ़ी सराहनीय है। इससे मरीजों को सही दवा मिल सकेगी और गलत इलाज से बचा जा सकेगा। साथ ही निर्देश जारी किए हैं कि बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी दवा बेचना प्रतिबंधित होगा। अगर किसी मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की उपस्थिति नहीं मिली तो उसका लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। इस नियम का हम लोग स्वागत करते हैं और मेरी दुकान में मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, 2007 पास आउट हूँ। और जहाँ तक कि इस नियम की बात करें तो जब से एलोपैथिक मेडिसिन चालू हुई है प्रिस्क्राइब होना, तब से ये नियम लागू हुआ है। और इस नियम का, इस आदेश का हम सब केमिस्ट स्वागत करते हैं और हर दुकान में फार्मासिस्ट होना चाहिए और अनिवार्य है। फार्मासिस्ट का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नियमों का पालन हो, लेकिन छोटे शहरों में फार्मासिस्ट की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। हालांकि नियम लागू हो गए हैं, लेकिन कई मेडिकल स्टोर्स पर अभी भी फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, जिससे इस आदेश के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। नियम का पालन कराना प्रशासन का काम है और कराना भी चाहिए, अच्छी बात है। अगर नियम से सब चीज़ें हों तो ये घटनाएं नहीं होंगी। नहीं तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है कि फार्मासिस्ट को ही होना चाहिए दुकान पे, क्योंकि होता क्या है फ्रेशर बंदे आते हैं, उनको पता नहीं रहता किस चीज़ को कितना मेंटेन करते हैं, किसको क्या देना चाहिए, डोजेस का भी फॉर्म रहता है और ये सब बहुत से वो रहते हैं इसमें, तो उसको वो फार्मासिस्ट को ही मालूम रहता है। तो अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी सिर्फ नियम नहीं, एक कानूनी ज़रूरत बन गई है। ये फैसला जनता की सुरक्षा के लिए अहम है, लेकिन इसके सही पालन के लिए ज़मीन पर निगरानी और सख्ती भी उतनी ही ज़रूरी है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। फार्मेसी विभाग हो, पुलिस विभाग हो, पुलिस ने जो एसआईटी बनाई है और जैसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, उस मामले को लेकर भी अब लगातार जांच पड़ताल तेज हो गई है और तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है। किस तरह से इस पूरी सप्लाई चेन में कहां गलती हुई, किस डॉक्टर ने कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करी और कैसे ये दवा रूपी जहर बच्चों तक पहुंचा और उनकी जान ले ली। 22 मासूम की जान इस दवा की वजह से चली गई। इसको लेकर अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने ज़रूरी हैं। हालांकि 10 दिन की रिमांड पर जो सुरेंद्रन हैं उन्हें भेजा गया है और पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की भी आशंका जताई जा रही है। यह देखने वाली बात होगी कि सुरेंद्रन के साथ क्या कोई और नेटवर्क निकलकर सामने आता है मध्य प्रदेश के साथ ही साथ क्या और राज्यों में भी सुरेंद्रन, जिनको श्री सन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक कहा जाता है और वह अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर इस फार्मास्यूटिकल्स को चलाते थे, क्या इसमें कोई और नेटवर्क, कमीशन खोरी और कितने एंगल निकलकर सामने आते हैं, यह देखने वाली बात होगी।